हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया हूं फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। आप लोगों ने कई बार अपने घर के बड़े लोगों से ये कहते हुए सुना होगा कि भैया रात के समय कुछ भी मीठा खाकर या मीठा लेकर सुनसान रास्तों से या फिर चौराहों से नहीं गुजरना चाहिए। और हम में से मैक्सिमम लोग इसको एक नसीहत मानकर या एक अंधविश्वास मानकर निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन कई बार समय का समीकरण ऐसा बैठता है कि आप एग्जैक्टली वही काम कर रहे होते हैं जो आपको मना किया हुआ होता है, और वो भी अनजाने में। लेकिन कई बार जाने अनजाने में आपको ऐसी ताकतों का सामना करना पड़ सकता है कि बाद में आप सोचते हैं कि काश मैं उस नसीहत को मान लेता। तो अगर आप भी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं और नसीहत नहीं मानते हैं तो स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर सुने। आज के बाद आप भी 2 बार सोचेंगे एक मीठी चीज़ को सुनसान रास्ते पर लेकर जाने से पहले। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर पुराने और आपको कहानी सुनने में मजा आ रहा है तो एक छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दे दीजिए, मतलब थोड़ा सा हमें मोटिवेशन दे दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, स्टोरी अगर आपको पसंद आती है उसे लाइक भी करें और अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। हमारी आज की कहानी राम और सुधा की है, जो कि उड़ीसा के एक छोटे से गांव जिसका नाम भी छोटापुर था से बिलोंग करते हैं। और इन दोनों की सगाई हो चुकी थी। 3 महीने के बाद इनकी शादी होने वाली थी और अपने आने वाले जीवन की मतलब अच्छे जीवन की प्रार्थना के लिए ये भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पुरी मंदिर जाते हैं। वहां पे ये श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं तो सभी भक्त लोग बोले एक बार जय जगन्नाथ। उनके दर्शन करने के बाद ये दोनों एक साथ थोड़ा समय बिताते हैं और उसके बाद खाना ना खा पी कर घर लौटने की तैयारी करते हैं। घर लौटते टाइम ये लोग एक तो मंदिर का जो प्रसाद था वो इनके पास था, प्लस कुछ और मिठाइयाँ ले लेते हैं घर वालों के लिए। और रात को निकलते निकलते इनको करीबन 8:30-9 बज जाते हैं। राम के पास एक बाइक थी जिससे दोनों आए थे और बाइक पर सवार होके ये पुरी से अपने गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। अभी वो टाइम था जब सर्दियां शुरू हो रही थी और रात के टाइम पर थोड़ा धुंध वगैरह हो जाती थी। तो आज भी जब ये सड़क से जा रहे थे तो वहां पर धुंध हो रखी थी और धुंध धीरे धीरे इतनी बढ़ गई थी कि बहुत ज्यादा दूर का दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बाइक की हेडलाइट की रोशनी से कुछ फीट दूर तक दिखाई दे रहा था। चलते चलते अचानक सड़क पर एक सकरा मोड़ आता है और उस मोड़ पर एकदम से राम की बाइक जो स्किड करती है, लेकिन जैसे जैसे बाइक को संभालता है ब्रेक लगा के, लेकिन फिर भी इनकी बाइक धीरे से मतलब कई बार आपके साथ होता है आप चल रहे हो एकदम से बाइक ब्रेक लगाते हो स्लो मोशन में नीचे गिरती है, तो ऐसे इनकी बाइक स्लो मोशन में नीचे गिर जाती है। अब जैसे ही बाइक नीचे गिरती है इनके पास जो भी सामान था, प्रसाद मिठाई वगैरह सब नीचे गिर जाता है। तो सुधा उठकर पहले अपने आप को संभालती है, राम भी अपने आप को संभालता, दोनों एक को संभालते हैं चोट तो नहीं लगी। तो किसी को भी चोट नहीं लगी थी। उसका ये सारा सामान वापस से इकट्ठा करते हैं और बाइक पर बैठकर अपना सफर वापस से चालू करते हैं। अभी उस पॉइंट से ये करीबन थोड़ी ही दूर चले होंगे, शायद आधा किलोमीटर के आसपास। तो मैंने आपको बताया धुंध बहुत थी और तभी उस धुंध के अंदर सड़क किनारे राम और सुधा को एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे खड़ा हुआ दिखता है। राम उस आदमी को देखकर एकदम सकपका जाता है और उसे लगता है कि रात के टाइम पर थोड़ा चोरी चकारी का डर रहता है, तो उसको देखकर अपनी बाइक की स्पीड और तेज कर देता है। अब जहां उन्होंने उस बूढ़े आदमी को क्रॉस किया था उसे थोड़ा सा आगे चलते ही चलते चलते बाइक अचानक से अपने आप बंद हो जाती है। राम बाइक रोकता है, पीछे मुड़कर देखता है, पीछे कोई भी नहीं था और वो 3-4 बार किक देकर बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती है। सुधा उतर के अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करती है और उस फ्लैश लाइट में बाइक के वायर्स वगैरह चेक करता है, पेट्रोल टैंक वगैरह चेक करता है, टैंक का ढक्कन खोल के उसको हिलाता है कहीं एयर तो नहीं बन गई है। ढक्कन वापस लाकर फिर से वो बाइक को स्टार्ट करता है और इस बार उसकी बाइक स्टार्ट हो जाती है। बाइक स्टार्ट होते ही सुधा को फटाफट से बैठने को बोलता है और जितना तेज सकता है वहां से निकालकर बाइक को वो अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद वो अपने घर पहुंचता है। अब जैसे वो घर पहुंचता है घर वाले बाहर ही खड़े हुए थे और वो बहुत परेशान थे। उसके पिताजी तो एक अलग ही लेवल के गुस्से के अंदर थे। उसके पहुंचते ही बोलते हैं कि तुम कहां पर हो इतनी देर से, तुम लोग कब से फोन करे, तुम्हारा फोन भी नहीं मिल रहा, तुमको पता भी हम लोग यहाँ पे कितना परेशान हो रखे हैं। राम बोलता है कि कुछ नहीं, ऐसे बीच में बाइक बंद हो गई थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया। उसके बाद उसके पापा गुस्से में उससे बोलते हैं सुधा कहाँ पर है। उनकी बात सुनकर वो पीछे घूमकर देखता है तो उसकी बाइक पर सुधा नहीं थी। राम एकदम से चौंक जाता है, सुधा कहाँ गई, जब मैं बाइक चलाया जब तो मेरे पीछे ही बैठी हुई थी।
वो किसी को कुछ जवाब नहीं देता, फटाफट से बाइक घुमाता है हड़बड़ाते हुए और वापस से जिधर से आया था उधर ही वापस चल देता है। उसको जाता हुआ देखकर उसके पिताजी और उसका भाई दोनों अपनी बाइक निकालते हैं, मतलब एक ही बाइक पर दोनों बैठते हैं और वो भी राम के पीछे पीछे चल देते हैं। अब ये सब देखकर सब परेशान थे कि ये हो क्या रहा है और राम इतना हड़बड़ा के वापस कहां पर जा रहा है। उसके पिताजी और उसके भाई उसको आवाज लगाते, लेकिन वो फुल स्पीड पर अपनी बाइक को भगाता है और करीबन आधा घंटा बाइक चलाने के बाद वो पहुंचता है उसी स्पॉट पर जहां पर उसकी बाइक बंद हुई थी। वहां पहुंचते वो देखता है कि सड़क किनारे एक लड़की पड़ी हुई है और वो लड़की कोई और नहीं, सुधा ही थी। वो अपनी बाइक वहां पर रोकता है। इतनी देर में उसके फादर और उसका भाई भी पहुंच चुके होते हैं। वहां पहुंचकर वो देखता है कि सुधा बेहोश पड़ी हुई है और वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन सुधा होश में नहीं आती। उसके पिताजी वहां पहुंचकर उसे और डांटते कि तेरी लापरवाही की वजह से इस लड़की की जान जा सकती थी, तू उसे इसी तरह से छोड़कर आ गया। बोलता है नहीं पिताजी, मैं इसे अपनी बाइक पे बिठा के लेकर आया था। तो बकवास बंद कर। इसके बाद वो उसको उठाते हैं और घर लेकर आते हैं। घर लेकर आकर वो करीबन आधा पौन घंटा वेट करते हैं, लेकिन सुधा को होश ही नहीं आ रहा था। उसके बाद उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं जो उनका अस्पताल था वहां पर, और उस रात सुधा को होश नहीं आता है। उसको होश आता है अगले दिन, और जैसे उसे होश आता है वो उठकर रोने लग जाती है। वो बहुत घबराई हुई थी और सीधा उठते ही वो रोने लग जाती है। सारे घर वाले उसे शांत करवाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन उसे ज्यादा कुछ याद नहीं था, वो सदमे में थी। इतने में ही सुधा के घर वाले भी आ जाते हैं जो दूसरे गांव में रहा करते थे, पड़ोस वाले में ही। तो उनको बताया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे कुछ हुआ है। तो वो लोग बोलते कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसे मतलब बेहोश हो गई, कुछ रहा हो। तो बोलते कि हम इसे घर ले जाते हैं। तो अभी तक इनकी सगाई हो गई थी लेकिन शादी नहीं हुई थी। तो ये सुधा के घर वाले सुधा को अपने घर ले जाते हैं और वहां पर ले जाकर थोड़ा आराम वाराम करवाते हैं। घर पहुंचने के बाद दिन भर सुधा किसी से कोई बात नहीं करती है। रात को खाना वाना खा पी कर सब लोग सो रहे थे। सुधा और उसकी माँ एक ही कमरे में सो रहे थे और तभी अचानक रात को एकदम सुधा चिल्लाकर उठती है और बैठकर रोने लगती है। उसकी चीख की आवाज सुनकर उसकी माँ लाइट जलाती है और उससे पूछती कि बेटा क्या हुआ। उसकी चीख इतनी तेज थी कि बाकी घर के मेंबर भी उठकर आ जाते हैं और वो सुधा से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, इतनी तेज क्यों चीखी। लेकिन सुधा बस रोए जा रही थी और वो किसी से कुछ भी नहीं बोल रही थी। जैसे तैसे करके उस सुधा को शांत करते हैं और उसकी माँ उसे अपनी गोद में उसका सिर रखकर अच्छे से सुलाती है। सुबह जब वो उठती है तो उसकी माँ उससे पूछती कि बेटा क्या हुआ, तू रो क्यों रही थी। पहले तो वो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन बार बार पूछने पर वो फिर से रोने लगती है और रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताती है। वो बताती है कि उस दिन रात को आते हुए उनकी बाइक बंद हो गई थी। बाइक बंद हुई, जब वो उतरी और उसके बाद दोबारा बाइक स्टार्ट हुई तो राम उसको बिठाए बिना ही बाइक लेकर आगे चला गया। वो राम को आवाज देती रही लेकिन उसके कानों में उसकी आवाज नहीं जा रही थी। अब राम के जाने के बाद वो अपने फोन की हुई फ्लैश लाइट लेकर उस सुनसान सड़क पे अकेली खड़ी हुई थी कि तभी उसे एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता हुआ दिखाई देता है। ये वही बूढ़ा आदमी था जो थोड़ी देर पहले उनको उसी सड़क पर दिखाई दिया था। वो बूढ़ा आदमी सुधा के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर वो अजीब तरीके से हंसने लगता है। उसको देखकर सुधा बुरी तरह डर गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जब दोबारा आंखें खोली तो बूढ़ा आदमी वहां से गायब था। लेकिन फिर सुधा को फील होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो घूमकर पीछे देखती है तो एक काला साया उससे कुछ दूरी के ऊपर खड़ा हुआ था। अंधेरा था, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और उसने अपनी फ्लैशलाइट उसकी तरफ की तो उसे साफ साफ एक काला साया दिखाई दिया और जैसे उसे देख रही थी एकदम हवा की तरह उसके पास में आया। उसे देखकर वो बहुत बुरी तरह घबरा गई और वहीं के वहीं बेहोश हो गई। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था और उसने ये भी बताया अपनी माँ को कि उसको एक बार बार एक जलता हुआ लड़का दिखाई दे रहा है। उसके एक दिमाग में जहां भी वो देख रही बार बार उसके जहन में एक लड़का जलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारी बातें सुनकर सुधा की माँ थोड़ी घबरा गई। उन्हें लगा कि शायद कोई बुरी आत्मा सुधा के पीछे पड़ गई है। अब सुधा से सब बातें सुनने के बाद सुधा की माँ राम को फोन करती और सारी बात बताती कि सुधा ने क्या क्या कहा। तो राम कहता है कि नहीं मम्मी जी, मुझे अच्छे से याद है जब मैं बाइक लेके वहां से निकला तो सुधा मेरे पीछे ही बैठी हुई थी। लेकिन हाँ, वो जो बूढ़े की उसने बात बताई जहां हमारी बाइक बंद हुई थी उससे थोड़ी देर पहले मैंने भी उस बूढ़े आदमी को देखा था। फिर ये सारी बातों का एनालिसिस होता है। राम भी अपने घर पर सारी बात बताता है कि सुधा ने ये बताया और ये सबका निष्कर्ष ये निकलता है कि जरूर सुधा किसी बुरी आत्मा की चपेट में आ गई है और हम लोगों को उसे किसी ओझा या फिर तांत्रिक को दिखाना चाहिए। ये बात सुनकर राम अपने दोस्तों के थ्रू किसी एक जानकार तांत्रिक का पता करता है और ये सब लोग
सुधा को लेकर उस तांत्रिक के पास जाते हैं। यह मैं आपको बता दूं कि राम सुधा के घर पहुंचता है, उसके घर वालों को कुछ नहीं बताता है, क्योंकि उनका यह था कि भाई अपनी वजह से बच्चे बीमार हुई तो अपने ठीक करवा देंगे, छोटा मोटा केस होगा। तो बोलता है कि इसको थोड़ा दिखा के लाना है ताकि सब ठीक हो जाए, पापा मम्मी किसी को जानते हैं, इतना उसने कहा, इससे ज्यादा कुछ बताया नहीं उनको। सुधा को उसने अपनी बाइक पे बिठाया और ये लोग उसे राम और उसका परिवार सुधा को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। और वहां पहुंचकर जब ये सारी बात उस तांत्रिक को बताते हैं तो वो तांत्रिक सारी बात समझ जाता है। वो कहता है कि देखो, ये दोनों बच्चे जब भगवान जगन्नाथ के मंदिर से आ रहे थे तो इनके पास मिठाई भी थी, तो जहां इनकी बाइक गिरी वहां पर इनकी मिठाई भी गिर गई थी। और वो मिठाई गिरते ही इनको मिठाई उठानी नहीं चाहिए थी, सुनसान रास्ते पर ये आ रहे थे, लेकिन वो जो बूढ़ा आदमी इनको दिखाई दिया था वो कोई आदमी नहीं था, वो एक आत्मा थी भटकती हुई, और इनके पास जो मिठाई थी उसकी वजह से उनके पीछे पड़ गया। अब जब वो गिरी हुई मिठाई वापस सुधा ने उठाई तो वो इस चीज से नाराज हो गया और गुस्से में उसने एक छलावा बनाया और राम और सुधा को अलग कर दिया, और उसके बाद से वो बूढ़ा आदमी इसके पीछे पड़ गया है। इसके बाद उन तांत्रिक ने पूजा पाठ से उस बूढ़े आदमी की आत्मा को सुधा से अलग कर दिया और उसके हाथ पर एक अभिमंत्रित धागा बांध दिया। अब सब लोग निश्चिंत हो गए थे कि चलो बढ़िया है, जो भी इलाज हो गया। लेकिन जैसे लोग जाने लगे तो उन तांत्रिक ने किसी और नकारात्मक ऊर्जा का उन्हें आभास हुआ। उन्होंने सुधा को आवाज दी और उससे पूछा, बेटा तुम्हें कुछ और भी एहसास तो नहीं हो रहा है ना, तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो? सुधा ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम ये धागा अपने हाथ पर बांध के रखना और अगले 21 दिनों तक पूर्ण सात्विक भोजन करना, लहसुन प्याज भी नहीं खाना है तुमको। सुधा ने हामी भर दी और इसके बाद ये लोग वहां से आ गए। वहां से आने के बाद अब सुधा नॉर्मल थी, उसे कोई डर भी नहीं लग रहा था, ना ही उसे कोई ख्याल आते थे, ना ही सपना अपना, कुछ भी ऐसा नहीं था कि कुछ एबनॉर्मल हो उसके लिए। इट वॉज लाइक कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। इवेंट के 7वें या 8वें दिन के बाद कुछ काम करते हुए एकदम से सुधा की कलाई चाकू से कट जाती है, और कलाई वही करती, इस पर वो अभिमंत्रित धागा बंधा हुआ था, और जब उस पर वो बैंडेड लगाने की कोशिश करती तो बीच में वो धागा आ रहा था, तो वो उस धागे को खोल देती है, उस पर बैंडेड वगैरह लगाती है और जल्दबाजी में वो उस धागे को दोबारा पहनना भूल जाती है। अब इसके कुछ देर बाद ही सुधा को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। वो घूमकर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसे लगा कि ये उसका वहम है। अब इसके 4-5 दिन के बाद राम सुधा से मिलने आता है। वो उससे मिलता है तो मिलते से बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम पहले से कमजोर हो गई हो, मुझे लगता है हमें एक बार और उन तांत्रिक के पास चलना चाहिए। तो सुधा बोलती नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इस तरह से वो राम को समझाती कि वो ठीक है। राम भी उसकी बात को मान लेता है और फिर वो उस तांत्रिक के पास नहीं जाते हैं, और शायद यहीं ये लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वैसे अगर आप राम की जगह होते तो उसे जबरदस्ती वहां लेकर जाते या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, क्योंकि कई बार हम लोग आलस कर देते कि ठीक है चलो सब कुछ सही है तो फिर जाने की जरूरत क्या है। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अब इसके बाद इसके दूसरे ही दिन जब राम उससे मिलकर चला जाता है, सुधा अपने घर वालों से नॉनवेज खाने के लिए बोलती है। तो उनके घर में नॉनवेज चला करता था, तो जो इसके सुधा के घर वाले थे उनको ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था कि तांत्रिक के पास लेकर गए हैं, कुछ बताया भी नहीं था कि सब कुछ ठीक हो गया था। तो राम और उसके परिवार वालों ने भी इनको ऐसा कुछ बताया नहीं, उन्हें पता नहीं था। बेटी ने इच्छा जाहिर की तो उन लोगों ने उसके लिए नॉनवेज बना दिया। अब नॉनवेज बना के उसको सर्व किया तो सुधा के चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी। उसको देख कैसा लग रहा था कि जैसे कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद उसे नॉनवेज खाने को मिला हो। बड़ी अजीब तरीके से हंस हंस के नॉनवेज खा रही थी। नॉनवेज खत्म करने के बाद जब घरवालों से कुछ काम वाम के लिए कुछ भी कहा तो बड़े गुस्से में आकर वो सब लोगों से बात कर रही थी। खैर इस बात को सब लोग इग्नोर करके सब सोने चले जाते हैं। अब सबके सोने के बाद रात को सुधा उठती है और उठकर वो किचन के अंदर जाती है और फ्रिज खोलती है जहां पर कुछ मछलियां रखी हुई थी फ्रिज के अंदर। वो उन मछलियों को कच्चा ही खा जाती है और उसके बाद घर में इधर उधर घूमने लगती है। अब सुबह जब सब उठते हैं और किचन में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किचन में मछलियों का कचरा और उनकी हड्डियां पड़ी हुई है, और उसके सामने पलंग के ऊपर सुधा उल्टी लेटी हुई है। सुधा को उठाया जाता है, उठाकर उससे पूछते कि ये सब किसने किया है? तो बोलती पता नहीं, और जाकर अपने कमरे में सो जाती है। लेकिन सुधा के कपड़े सब कुछ बयां कर रहे थे। घर वालों को समझ में नहीं आता कि ये कैसी हरकत है, कच्ची मछली इसने खा ली, क्योंकि उसे कपड़ों के ऊपर मछली के गिल्स, थोड़े खून के निशान, ये सब लगे हुए थे। उस टाइम पर किसी ने भी सुधा से कुछ नहीं कहा। अब उस दिन के बाद से मतलब उन्होंने देखा कि यार क्या है, बट ठीक है, बहुत सीरियस पता नहीं क्यों नहीं लिया उन लोगों ने इस चीज को। अब उसके बाद हर दिन
सुधा नॉनवेज खाने को बोलती थी और उसको नॉनवेज खिलाया भी जाता था कि चलो ठीक है भाई, बच्ची की इच्छा हो रही है। लेकिन एक चीज सब ऑब्जर्व कर रहे थे कि नॉनवेज खाने के बाद एक तो उसका गुस्सा बहुत तेज हो गया था, और दूसरा वो जरूरत से ज्यादा नॉनवेज खा रही थी, नॉर्मल आदमी जितना खाता है उससे ज्यादा। और उसको खाने के बाद भी उसका वजन धीरे धीरे कम हो रहा था। उसकी माँ ने उसके ऊपर नजर रखना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि रात के टाइम पर एकदम से 2-3 बजे के आसपास उठकर वो घर के अंदर घुमा करती थी, और उसकी चाल बड़ी अजीब सी रहा करती थी। पहले 2-3 दिन उन्होंने ऑब्जर्व किया, फिर अपने हस्बैंड को सारी बात बताई, और इस तरह से सारे घर वालों ने ऑब्जर्व किया तो 4-5 दिनों के अंदर सुधा का वजन भी कम हो गया था, वो बीमार सी लगने लग गई थी, लेकिन खाती वो बहुत थी। अब जब ये सारी चीजें उन लोगों ने देखी तो उनको बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने राम को फोन किया, उसे बुलाया और उसको सारी बात बताई। ये सारी बातें सुनकर राम ने कहा, पापा जी, मतलब उसके जो ससुर थे उनको, कि हमने इसका इलाज करवाया था तांत्रिक से, मुझे लगता है हमें उसी के पास वापस चलना पड़ेगा। बीच में जब मैं आया था तब मैंने इससे कहा था, लेकिन इसने मना करके मुझे टाल दिया। लेकिन जैसे इसकी हालत हो रही है, मुझे लगता है हमें इसको लेकर चलना चाहिए। अब राम और उसके फादर दोनों उन तांत्रिक के पास पहुंचते हैं, वहां उनको सारी बात बताते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। वो तांत्रिक इनके घर पे आता है। घर पे आकर वो सुधा को देखता है तो सुधा के हाथ में वो अभिमंत्रित धागा नहीं था। वो धागा नहीं देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो कहता है कि यहाँ तो मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊंगा, आपको इसे आश्रम ही लेकर आना पड़ेगा। तो उसने कहा कि आप कल सुबह इसे लेकर आ जाइए, मैं इसका इलाज करता हूँ। अब उस दिन राम वहीं पर रुक गया, सुधा के घर पर ही। सभी लोग रात को सोए हुए थे कि तभी एकदम से सुधा के चीखने की आवाज आती है, और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वो बहुत ज्यादा दर्द में तड़प रही हो। उसकी चीख सुनकर सब लोग उठकर उसके कमरे तक पहुंचते हैं, और वहां पर जाकर वो देखते हैं तो सुधा ऐसे पलंग के ऊपर बैठी हुई है, और सबके आते एकदम से वो खून की उल्टियां कर देती है। और आप समझते हैं खून की उल्टी हो तो मुंह से खून निकला, और वो हंस रही होती है इस तरह से अजीब सी हंसी। उसे देखकर सब लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं। सुधा की हालत देखकर राम सुधा के फादर से कहता है कि हमें अभी के अभी इसको उन तांत्रिक के यहाँ लेकर चलना पड़ेगा। कुछ देर सोचने का तो बोलते हैं चलो ठीक है, लेकिन इसको लेकर कैसे चलेंगे, क्योंकि ना सुधा के घर में कार थी ना राम के घर में। तो राम अपने भाई को फोन करता, बोलता है कि कहीं से भी भाई एक कार लेकर आ, तेरी भाभी की तबीयत बहुत खराब है। अब राम का भाई जैसे तैसे कहीं से कार का जुगाड़ करके सुधा के घर पे पहुंचता है। उसके बाद राम का भाई कार ड्राइव करता है, उसकी मदर और राम सुधा को पीछे लेकर बैठते हैं, उसके फादर पास में ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं, और गाड़ी चलना शुरू करती है। अब जैसे गाड़ी चल रही थी, एकदम से सुधा को पता नहीं क्या होता, वो खींचकर राम के भाई के कान पे बहुत तेज लात मारती है, जिससे गाड़ी एकदम डोल जाती है। वो गाड़ी को संभालता है, और उसकी हरकत देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। फिर राम और सुधा की माँ दोनों टाइट से उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं, और उसके फादर भी पीछे घूमकर उसके पैर पकड़ लेते हैं। अभी ये लोग जा ही रहे थे कि इनकी गाड़ी एक शमशान के सामने से गुजरती है, और जैसे इनकी गाड़ी शमशान के सामने से गुजरती है, एकदम से सुधा आवाज बदल कर बोलती है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता है। उसकी बात सुनकर वो घबरा जाते हैं, और तभी राम बोलता है, वहां देखो। और ये सब लोग उधर शमशान की दीवार की तरफ देखते हैं तो वहां पर एक काला साया सभी लोगों को खड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे तैसे संभाल कर ये सुधा को उस तांत्रिक के पास लेकर जाते हैं। वहां पहुंचते उसकी हालत देखता है, और तुरंत वो अपना पूजा पाठ करना शुरू कर देता है। वो अपने मंत्रों की सहायता से थोड़ी देर में सुधा को शांत कर देता है, और कोशिश करता है जो भी आत्मा से जुड़ी हुई उससे अलग करने की। लेकिन तभी सभी की आंखों के सामने एकदम से वो जो भी एंटिटी थी वो सुधा के शरीर में घुस जाती है, और घुसकर यही बोलती है, मुझे इससे अब कोई अलग नहीं कर सकता है। फिर वो तांत्रिक उस आत्मा से पूछता है कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो, क्यों आए उसके शरीर में। पहले तो आनाकानी करता है, फिर बोलता है कि चलो ठीक है, वैसे भी अब तुम में से कोई भी मुझे इससे अलग नहीं कर सकता, इसलिए तुम मेरे बारे में जान ही लो। मेरा नाम मिहिर है। 4 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मेरी मौत हो गई थी। मैं एक लड़के से प्यार करता था, और मेरी उससे बहुत जल्दी शादी होने वाली थी, और मेरी मौत के बाद मेरी आत्मा वहीं पर अटक गई थी। उस दिन जब ये लड़की मुझे वहां दिखाई दी अकेले, तो मैं इसके साथ आ गया, और अब इसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता है। मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसको देखकर तांत्रिक अपने मंत्रों का जाप शुरू करता है, लेकिन जैसे से वो अपने मंत्रों का जाप करता जा रहा था, वो आत्मा सुधा को और ज्यादा तड़पाए जा रही थी। उसके शरीर में अजीब से अकड़न पैदा कर रही थी, और रो रही थी, चीख रही थी दर्द के मारे। इतना दर्द कि उसके गले की नसें मोटी मोटी हो गई थी। चिल्लाता ना, चीखते। तब तांत्रिक भी अपने आप को कठोर करके मंत्र जाप किया जा रहा है, तभी एकदम से वो सुधा से खून की उल्टियां करना शुरू करती है। अब जैसे सुधा खून की उल्टियां करना शुरू करती है, राम बहुत बुरी तरह घबरा जाता है। वो अपने हाथ जोड़ लेता है, और उस आत्मा से मिन्नतें करने लगता है कि इसको छोड़ दो, इसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। लेकिन वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था। तांत्रिक अपने मंत्र जाप और करता है, और जितने ज्यादा वो मंत्र जाप करता है, उतना ज्यादा वो सुधा के शरीर को तड़पाना शुरू कर देता है।
एक के बाद एक खून की उल्टियां शुरू होती है। ये सब देखकर तांत्रिक भी रुक जाता है, क्योंकि वो जितना ज्यादा कोशिश कर रहा था उसको अलग करने की, वो सुधा के शरीर को उतना ही ज्यादा परेशान करे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर तांत्रिक नहीं रुका तो वही की वही सुधा की मौत हो जाएगी। रुकने के बाद वो जैसे तैसे करके सुधा के शरीर को शांत करता है और कहता है कि बाकी की पूजा हम लोग कल करेंगे, अभी एक साथ सब कुछ किया तो इसकी हो सकता है यहीं पे मौत हो जाए। फिर वो अगले दिन ट्राई करता है, फिर उसके अगले दिन भी ट्राई करता है। 4 दिनों तक तांत्रिक लगातार कोशिश करता है कि वो सुधा के शरीर से उस आत्मा को अलग कर दे, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ सुधा का शरीर और कमजोर होता जा रहा था। सब लोगों की आंखों के सामने सामने सिर्फ 4 दिनों के अंदर सुधा के शरीर से ऑलमोस्ट आधा वजन जा चुका था। अपने सारे तौर तरीके अपनाने के बाद तांत्रिक अपने हाथ खड़े कर देता है। उसके घर वालों से कहता है कि मैंने इसे बहुत समझाने की और इसे अलग करने की कोशिश की, लेकिन इस आत्मा को मुक्ति चाहिए ही नहीं। इसे तो बस अपनी इच्छा पूरी करनी है, और ये सुधा से इतना ज़्यादा जुड़ चुका है कि अब इसको इससे अलग करना मुमकिन नहीं है। मैं हर कोशिश कर चुका हूँ, अब मैं और कोशिश करूँगा तो वैसे भी सुधा की मौत हो ही जाएगी। उस तांत्रिक को ये बोलते देख सुधा के शरीर में जो एंटिटी थी वो हंसने लगती है। इधर उसके माता पिता रोना शुरू करते हैं। राम जाकर सुधा को पकड़ लेता है और हंसते हंसते एकदम से थोड़ी देर के लिए सुधा वापस से होश में आती है। होश में आते ही वो राम के गले लग के रोने लगती है और वो राम से कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, उसे छोड़ के नहीं जाना चाहती है, वो कैसे भी करके उसे बचा ले। उसके माँ बाप भी उसके पास में आते हैं, उनके भी गले लग कर रोते बोलते मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो। और इतना बोलते बोलते वो वहीं के वहीं दम तोड़ देती है। फिर सुधा की ये हालत देखकर राम भी बहुत जोरों से रोने लगता है और इन सब चीज़ों का जिम्मेदार वो अपने आप को ही ठहराता है। और इस तरह से राम और सुधा की ये कहानी अधूरी रह जाती है। तांत्रिक की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि वो हार गया था। चाह कर भी, कोशिश करके भी वो उस लड़की को बचा नहीं पाया, या शायद वो केपेबल ही नहीं था कि वो उस लड़की को बचा पाता। खैर, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। उस रात की वजह से, एक रात की वजह से जब उनकी बाइक गिरी और जो मिठाई वो लाए थे, उस मिठाई की वजह से उसके साथ वो एंटिटीज आई। और जब उस बूढ़ी आत्मा ने, जो बूढ़े आदमी की आत्मा, उसने छलावा बनाया, तो सुधा उस सुनसान सड़क पर अकेली रह गई। और शायद वो उस टाइम वल्नरेबल थी, इसलिए एक बहुत खतरनाक भटकती आत्मा उससे चिपक गई और वो उसे अपने साथ ले गई, और कोई कुछ भी नहीं कर पाया। आप लोगों ने वैसे कई किस्से कहानियां सुने होंगे, और गाँव में, इवन शहरों में कई बार ये कहते हैं कि रात के टाइम पर मिठाई लेकर चौराहों से नहीं निकलना चाहिए, सुनसान रास्तों से नहीं निकलना चाहिए। जैसा इन लोगों के साथ हुआ, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि उस मिठाई की वजह से ही वो आत्माएं या एंटिटीज इनके साथ चिपकी थी, या उसके पीछे का कोई और कारण भी हो सकता है? हमें अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।